गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्कर्ष हिंदी पाठमाला वर्ग 7 पाठ 18 पाठ का नाम सम्मान की वापसी, इस पाठ को मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक सुरेश उनियाल जी हैं। हम सभी जानते ही हैं हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। भारतीय टीम ने लगातार कई ओलंपिक में हॉकी के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत में महिला हॉकी की भी राष्ट्रीय टीम है। पिछले कुछ दशकों में हॉकी खेलने की तकनीक और हॉकी के मैदानों की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन हो चुके हैं। अब यूरोपीय शैली और कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ बिछे मैदानों को प्रमुखता दी जाने लगी। इनके चलते मिट्टी के मैदानों और भारतीय शैली में हॉकी खेलने वालों को अपने खेल में बदलाव लाना पड़ता। पाठ प्रवेश कुछ साल पहले चक दे इंडिया नाम से एक हिंदी फिल्म का निर्माण हुआ था। इस फिल्म में भारतीय महिला हॉकी की दुर्दशा का चित्रण था। सबकी उपेक्षा की शिकार हो रही टीम को दर्शकों ने विश्व विजयी बनते हुए देखा था। फिल्म में यह संदेश निहित था कि जीत का मूल मंत्र है निष्पक्ष चयन, निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और देश की प्रतिष्ठा का संकल्प। यह पाठ उसी फिल्म की पटकथा का कथा रूप है। झूठी बदनामी का दाग किस कदर बेचैन किए रहता है, यह भुक्तभोगी ही जानता। उसकी एक ही तमन्ना होती है कि कब फिर से एक और अवसर मिले और वह अपने आप को निर्दोष और प्रतिभाशाली सिद्ध कर दिखाएं। फिल्म चक दे इंडिया का कबीर 8 साल बाद ही सही ऐसा अवसर मिलने पर अपने दामन पर लगे देशद्रोही के दाग को तो साफ करता ही है, महिला हॉकी टीम का दामन भी खुशियों का उपलब्धियों से भर देता। अपनी ईमानदारी और देश के प्रति निष्ठा को शक की निगाहों से देखा जाना कबीर खान के लिए एक नासूर के कम दर्दनाक नहीं था। अब संजोग से उसे मौका मिला था खुद को इस कलंक से बेदाग साबित करने का। उसे प्रशिक्षक के रूप में महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाना। कबीर खान इस चुनौती को स्वीकार करता है। कबीर यह जानता था कि एक बार फिर असफल साबित होने पर उसे फिर अपमानित होना पड़ सकता है। जिस टीम को उसे प्रशिक्षित करना है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटी मोटी टीमों से भी हारती रही। वह यह भी जानता है कि चुनौती जितनी बड़ी होगी उतना ही वह खुद को सुरखरू साबित कर सकेगा। जो टीम इस काम के लिए उसके सामने थी वह किसी की भी हिम्मत तोड़ देने के लिए काफ़ी थी। देश के विभिन्न भागों की हॉकी की एक श्रेष्ठ खिलाड़ी थी, लेकिन एक टीम नहीं बन पा रही थी। वे खुद को भारतीय खिलाड़ी नहीं, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर के खिलाड़ी के रूप में देख रहे थे। अपने खेल को लेकर दम से भरी थी। अपने सामने दूसरे को किसी तरह का मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि अपने प्रशिक्षक के लिए भी उनके मन में कोई लिहाज नहीं था। इन बिखरी हुई दंभ से भरी अनुशासनहीन अलग थलग लड़कियों को एकजुट समर्पित और अनुशासित टीम का रूप देना कबीर खान के लिए पहली चुनौती थी। इस काम में कबीर का अतीत भी बाधा बना हुआ था। फिर भी कबीर जानता था कि इन
सबको कैसे रास्ते पर लाया जा सकता है। उसका पहला सबक अनुशासन का था। जो भी खिलाड़ी अनुशासन तोड़ती उसे मैदान से बाहर कर दिया जाता। इस व्यवस्था के विरुद्ध पहला विद्रोह किया बिंदिया नाइक ने, जो इन सब में सीनियर खिलाड़ी थी। वह अग्रिम पंक्ति में ही खेलना चाहती थी, जबकि कबीर के अनुसार वरिष्ठ खिलाड़ी ही होने के नाते हाफ लाइन में वह ज़्यादा योगदान दे सकती थी। विपक्षी टीम पर अच्छे हमलों की योजना बना सकती थी। बिंदिया नहीं मानी और मैदान से बाहर कर दी गई। बिंदिया के बाद हरदम गुस्से से भरी रहने वाली कोमल चौटाला को भी अपने विद्रोह का यही परिणाम भुगतना पड़ा। कबीर को इस बात का डर नहीं था कि वो सब उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वे इस कारण भी एकजुट होती हैं तो यह बहुत छोटी कीमत है। इस एकजुटता का सबूत कबीर खान को उस दिन मिला जब एक रेस्तरां में खाने के दौरान कुछ लड़कों ने लड़कियों से बदतमीजी करने की कोशिश की। उस मौके पर सब लड़कियों ने मिलकर उन लड़कों की पिटाई कर दी। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई थी। विश्व कप में जाने से इन पहले हॉकी संघ का फरमान आ गया कि टीम विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने लायक नहीं है। कबीर की कोई बात सुनने के लिए वे तैयार नहीं थे। कबीर ने आखिरी दांव के रूप में प्रस्ताव रखा कि इस टीम का एक मुकाबला पुरुषों की टीम से रखा जाए। हमारी टीम जीती तो भेजें, वरना नहीं। मैच हुआ। मध्यांतर तक पुरुषों की टीम 3-0 आगे थी। मध्यांतर में हॉकी संघ का प्रतिनिधि आकर सुना भी गया कि हॉकी स्टिक उठाना, चूड़ी पहनने वाली इन लड़कियों की बस का काम नहीं है, और इस बात से लड़कियों में जैसे बिजली का संचार कर दिया। 2 गोल एक के बाद एक कर दिए। आखिरी नतीजा हालांकि 3-2 से पराजय का रहा, लेकिन दर्शक और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य भी उनके जुझारूपन के कायल हो गए और विश्व कप में जाने की अनुमति मिल गई। पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और 7-0 से पराजय था। मान लिया गया कि यह टीम कोई मैच जीतने लायक नहीं है। कबीर देख रहा था कि टीम की सबसे सीनियर लड़की बिंदिया नाइक का मन खेल में नहीं है। उसकी शिकायत यह भी थी कि उसके होते हुए विद्या शर्मा को कैप्टन बना दिया गया था। अगले मैच में कबीर ने बिंदिया को बाहर बिठा दिया। मीडिया में मजाक बनाए जाने से टीम आवेश में थी और इंग्लैंड जैसी टीम को 1-0 से पराजित कर उसने अपने भीतर के गुस्से को प्रकट किया। टीम जीतने लगी। सेमीफाइनल में साउथ कोरिया से मुकाबला था। टीम 1-1 मार्केट के साथ खेल रही थी। किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में कबीर ने बिंदिया के पास जाने में कोई संकोच नहीं किया और उसे कहा कि आज टीम को तुम्हारी ज़रूरत है। कोरिया को इस मार्किंग को सिर्फ तुम ही तोड़ सकती हो। बिंदिया ने इस विश्वास का मान रखा और मैदान में आते ही कोरिया की रणनीति को बिखेर दिया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और भारत फाइनल में पहुंच गया। यहाँ मुकाबला एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ था। कबीर एक बात शुरू से ही देखता आ रहा था कि अग्रिम पंक्ति की पंक्ति और कोमल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गेंद एक दूसरे की ओर बढ़ा ही नहीं रही थी। अब तक तो काम चल गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चल सकता था। कबीर ने मैच की पूर्व संध्या पर उनसे बात की, लेकिन अगले दिन के मैच में उस बात का अवसर नहीं दिख रहा था। भारत की टीम 2-3 से पीछे थी और मैच की आखिरी क्षण थी। कोमल गेंद को लेकर आगे बढ़ी। वह ऑस्ट्रेलियाई
खिलाड़ियों से घिरी थी। गोल के पास पहुंचते ही उसने प्रीति को जोर से आवाज़ दी और गेंद उसकी तरफ बढ़ा दी। प्रीति के सामने खाली गोल था और उसने गेंद गोल में सरका दी। मैच बराबरी पर आ गया था और अब फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर होना था। भारत के पहले 2 स्ट्रोक बाहर निकल गए, जबकि भारतीय गोलरक्षक और कप्तान विद्या ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रोक को रोक नहीं पाई थी। भारत 2 गोल के अंतर में पिछड़ रहा था और अब करो या मरो की स्थिति थी। तीसरी हिट विंध्या को लेनी थी और गेंद गोल में ही थी। उधर ऑस्ट्रेलिया की हिट को विद्या ने बचा लिया था। चौथी हिट भी भारतीय टीम गोल में बदलने में कामयाब रही और ऑस्ट्रेलिया असफल रहा। आखिरी हिट लेने का अपना मौका प्रीति ने कोमल को दे दिया था और गोल। भारत को बढ़त मिल गई थी और अब सारा दारोमदार विद्या पर आ गया था। कबीर को अपने आखिरी मैच के ऐसे ही क्षण याद आ रहे थे। विद्या जैसे एकाग्रता की प्रतिमूर्ति थी। कबीर ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइकर के पैरों को देख रहा था। वह जान गया था कि वह गेंद सीधी फेंकेगी। एक क्षण के लिए विद्या की कबीर से नजरें मिली, संकेत मिल गया और अगले क्षण गेंद विद्या ने रोक ली थी। भारत बना विश्व चैंपियन वह हो गया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीडिया कबीर की जय जयकार कर रहा था, लेकिन कबीर सोच रहा था कि पिछले 8 सालों से वह जिस तकलीफ से गुजरा है, क्या इससे उसकी भरपाई हो सकेगी। फिल्म के आधार पर पटकथा का पुनर्लेखन सुरेश उनियाल जी के द्वारा। अब इसमें लेखक परिचय जो है उसको भी मैं स्पष्ट कर देने जा रहा हूँ। सुरेश उनियाल का जन्म उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जुलाई 1947 में हुआ। कई वर्षों तक नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादन विभाग में कार्य करने के बाद टाइम्स समूह की सारिका दिनमान और संध्य टाइम्स से संबंध रहे। रोमा रोला का भारत और कई अन्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। यह कल्पना लोक नहीं कहानी संग्रह के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत हुए। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं दरअसल कहीं कुछ और। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक करें और शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, क्योंकि मैं 6 to 10 के लिए जो भी वीडियो बनाने जाऊं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस